आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद में एक ऐसी धुआंधार स्पीच की है जिसके बाद पूरे इस्लामाबाद में ओले बरस पड़े और गाड़ियों के शीशे टूट गए। If 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. जी हाँ, ये एक ऐसी स्पीच थी जिसने दूर दूर तक रिपल्स क्रिएट किए हैं और एक थरथल्ली मचा दी है इस पूरे रीजन में। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत भर में भी कमेंट हो रहे हैं। इंडिया से भी कमेंटेटर्स इस पर तबसरा कर रहे हैं जो कलमात आसिम मुनीर साहब ने कहे हैं। उस स्पीच में उन्होंने भारत का जिक्र किया, बलोचिस्तान का जिक्र किया, पाकिस्तानियों का जिक्र किया, ओवरसीज पाकिस्तानियों का जिक्र किया और अपनी काविशों के बारे में बताया। आज की इस वीडियो में हम उस स्पीच को एनालाइज करेंगे और देखेंगे ओवरसीज कन्वेंशन जिसके अंदर ये स्पीच की गई है, पाकिस्तान किस तरह ओवरसीज पाकिस्तानीज को वो करने की कोशिश कर रहा है। ये जो मौजूदा सरकार है, क्या क्या जबरदस्त पैकेजेस निकाले जा रहे हैं और हुकूमत की काविशों पर नजर डालेंगे जो वो इमरान खान के नैरेटिव को काउंटर करने के लिए ले रहे हैं। बड़े मजे के पॉइंट्स हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो आर्मी चीफ के भारत के कमेंट्स के हवाले से हम नजर डालें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो स्टोरी है वो बड़ी जबरदस्त है और हम सब का फर्ज है कि हम आने वाली नस्लों को ये स्टोरी बताएं कि किस तरह पाकिस्तान बना था। उन्होंने क्लियरली कहा पाकिस्तान का जो एक ट्रेडिशनल नैरेटिव है टू नेशन थ्योरी के हवाले से जो मुताला पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है, उन्होंने उसको एक बार फिर रिआइटरेट किया। उन्होंने कहा कि टू नेशन थ्योरी ही पाकिस्तान का असल नजरिया है। उन्होंने कहा कि हम हर तरह से डिफरेंट हैं हिंदू से और इस लाइन को बहुत से इंडियन मीडिया ने पकड़ा है कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। हर तरह से उन्होंने कहा हम डिफरेंट है, हमारी ट्रेडिशंस डिफरेंट है, हमारे कल्चर डिफरेंट है, हमारा वे ऑफ लाइफ डिफरेंट है। उन्होंने कहा कि इसीलिए टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट सामने आया था और पाकिस्तान बनने की ये मेन वजह थी। और उन्होंने कहा कि ये स्टोरी, ये कुर्बानियों की दास्तान आपने अपनी अगली नस्लों को सुनानी है। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation, and we know how to defend it. If 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. उनका जो ओवरऑल खिताब था वो बड़ा ही पुरजोश था और उस तकरीब में बहुत से लोगों के लहू गरमा दिए। लोग अपनी सीटों से उठकर नारेबाजी कर रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, पाक आर्मी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, क्योंकि आर्मी चीफ का अंदाजे बयान काफी अग्रेसिव था, काफी पुरजोश था और उससे पहले हमने आसिम मुनीर साहब को इस मोड में नहीं देखा जिस अग्रेसिव अंदाज में उन्होंने स्पीच की। उसके बाद उन्होंने कश्मीर की बात की। उन्होंने कहा कि ये कोई ना समझे कि पाकिस्तान कश्मीर को भूल गया है। एक बार फिर उन्होंने पाकिस्तान के ट्रेडिशनल स्टैंस को दोहराया जो हम 90s में सुना करते थे। उन्होंने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शह रग है और पाकिस्तान को कश्मीर से कोई जुदा नहीं कर सकता। हम हर हाल में कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. And we have fought free war for Kashmir. उन्होंने कहा कि 1.3 मिलियन इंडियन आर्मी हमें इंटिमिडेट नहीं कर सकी, तो ये 1500 जंगजू जो पहाड़ों पर हैं ये हमें डरा सकेंगे, ये हमसे हमारे इलाके ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि इनकी अगली 10 नस्लें भी आ जाएं तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
यानी बेसिकली पहले उन्होंने इंडिया को लताड़ा और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान में जो मिलिटेंट्स हैं, जो दहशतगर्द हैं, उनको चैलेंज किया। और आर्मी चीफ के मुताबिक उनकी तादाद 1500 से ज़ायद नहीं है और उनका इशारा उस वक्त बलोचिस्तान की तरफ था। उन्होंने नाम लिया, उन्होंने कहा BLA, BRA, ये दहशतगर्द 1500 से ज़ायद नहीं, और ये बात करते हैं कि बलोचिस्तान को हमसे अलहदा कर देंगे। ये इनकी भूल है, इनकी अगली 10 नस्लें भी ये नहीं कर सकती। और बलोचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. और उन्होंने एक और बड़ा ही अग्रेसिव जुमला कहा जो हम किसी भी आर्मी चीफ के मुंह से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने कह दिया। उन्होंने कहा कि वी विल बीट द हेल ऑफ दिस टेररिस्ट्स, हम इन दहशतगर्दों की ईंट से ईंट बजाकर रख देंगे। और उसके साथ ही वो ये कहना चाह रहे थे कि ये थोड़े बहुत दहशतगर्द हैं, ये पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और ये थोड़ी बहुत दहशतगर्दी जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, हम ऑलरेडी तरक्की के रास्ते पर गामजन हैं, बस ये डिसाइड करना है कि ये तरक्की कितनी तेज होगी। Whatever little bit of the terrorism which is taking place in the country, and the people say, and the people they are mostly propagating, that with this kind of security situation there won't be any investment coming to Pakistan. Well, to them, they must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. इससे मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है। जो आर्मी चीफ ने कहा कि बहुत थोड़े दहशतगर्द हैं और थोड़ी दहशतगर्दी है, हमने इस रिपोर्ट में डिस्कस किया था। ये जो आलमी दहशतगर्दी के हवाले से रिपोर्ट शाया करते हैं, पाकिस्तान पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आया है जहां पर दहशतगर्दी के हमलों में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है। पाकिस्तान माली, नाइजर, बर्किना फासो की फहरिस्त में शामिल हो गया, सीरिया की फहरिस्त में शामिल हो गया और दूसरे नंबर पर है, जिसके मुल्क में 2023 और 24 में सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं। आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। और इस रिपोर्ट में हमने देखा था कि पाकिस्तान का पूरा जो वेस्टर्न रीजन है, जिसमें KP और बलूचिस्तान आते हैं, ये दहशतगर्दी से लहूलुहान हुआ है और इसमें किसी शक की कोई गुंजाइश नहीं। आए दिन हमारे सोल्जर शहीद होते रहते हैं, हमारे लोग अपनी जानों की कुर्बानी देते रहते हैं, और इस हवाले से पाकिस्तान खुद अफगानिस्तान पर प्रेशर डालता है कि आप इन दहशतगर्दों को कंट्रोल करें अपनी सरजमीन पर, जो ये छुप कर कार्रवाइयाँ करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये जो कॉन्फ्रेंस थी ओवरसीज पाकिस्तानीज की, ये इसमें इन्वेस्टमेंट का भी एक एंगल था। तो जब आप दुनिया को पिच करते हो तो आप ये तो नहीं बताते ना कि आपके मुल्क में कितनी दहशतगर्दी है, आप बेस्ट से बेस्ट अपना बताने की कोशिश करते हो। तो ये उनका नैरेटिव था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मसला होगा, लेकिन पाक आर्मी जागी हुई है और पाकिस्तान के लोग जो सुकून की नींद सोते हैं उसमें ये सोल्जर्स की कुर्बानी बड़ी अहम है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र है और उसे पाकिस्तान से कोई अलहदा नहीं कर सकता। हथियार उठाने के अलावा भी लोगों के अंदर एक रिजेंटमेंट होती है। बलूचिस्तान के अंदर भी बहुत से लोगों के अंदर रिजेंटमेंट है। वो KP में भी है, वो सिंध में भी है, वो पंजाब में भी है, वो गिलगित बल्तिस्तान में भी है। अब वो जो रिजेंटमेंट लोगों के अंदर पल रही है, जो गुस्सा है स्टेट की पॉलिसीज़ की वजह से, बैड गवर्नेंस की वजह से, अब वो कितने लोगों को कन्वर्ट कर रही है कि वो दहशतगर्दों का साथ दे, इस पर भी हमें एनालाइज करने की ज़रूरत है कि अगर हथियार 1500 या 2000 लोगों ने भी उठाए हुए हैं, लेकिन एनालाइज करना ज़रूरी है कि कितने लोग मुतनफ़िर हैं। तो हमें उस चीज़ को भी एनालाइज करने की ज़रूरत है कि कितने लोग आम घरों से उठकर आते हैं और हथियार उठा लेते हैं। वो क्या क्या अनासिर हैं जिनकी बेस पर उनको ब्रेन वॉश किया जा सकता है, या वो मुतनफ़िर हो जाते हैं या टोटली स्टेट के अगेंस्ट चले जाते हैं। और बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती।
फिर उन्होंने बात की पाकिस्तान के ब्रेन ड्रेन के हवाले से, जो एक टर्म यूज की जाती है कि मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज ईयरली बेसिस पर पाकिस्तान को छोड़ जाते हैं। 2022 में हमने देखा मिलियन के करीब लोग गए, 2023 में मिलियन से जायद गए और 2024 में भी तकरीबन इतने ही नंबर्स थे और ये एक रिकॉर्ड नंबर हम देख रहे हैं। बड़ी तादाद में पाकिस्तानीज मुल्क छोड़कर जा रहे हैं और इस पर बड़ी तनकीद होती है। ब्लूमबर्ग ने इस हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट बनाई थी और वो बड़ी ही सैड एक रिपोर्ट थी, बड़ी ही अफसोसनाक कि किस तरह पाकिस्तानीज अपने मुल्क से मायूस होकर बाहर की दुनिया में जा रहे हैं, अपने प्यारों को छोड़कर डिफ़िकल्ट कंडीशंस में रहने पर मजबूर हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है, सिक्योरिटी की सिचुएशन ख़राब है, जॉब मार्केट की सिचुएशन बहुत बुरी है। तो इस वजह से लोगों में तेज़ी आई है। फिर जो डंकी लगाकर लोग जाते हैं, मारे जाते हैं ग्रीस के समंदरों में। आर्मी चीफ के मुताबिक ये ब्रेन ड्रेन नहीं है बल्कि ये ब्रेन गेन है। ब्रेन ड्रेन इसको कहते हैं कि आपके जो टैलेंटेड लोग मुल्क छोड़कर चले जाते हैं, यानी वो जो सारी उनकी जो स्किल्स होती हैं, जो टैलेंट होता है, वो बाहर के मुल्कों में इस्तेमाल करते हैं जहां पर सेटअप्स अच्छे बने हुए हैं। यूके में, यूएसए में या दूसरे तरक्की याफ्ता मुल्कों में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में पाकिस्तानी जो अपनी सर्विसेज देते हैं क्योंकि यहां वो करने के काबिल नहीं होते। तो आर्मी चीफ ने कहा कि ये ब्रेन गेन है। ये आप जो सामने इतने लोग बैठे हुए हैं, ये पाकिस्तान का असासा है, पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं पूरी दुनिया में। उन्होंने उनको फैंटास्टिक एम्बेसडर्स करार दिया है। कहा जाता है कि जी there's a brain drain which is taking place in Pakistan. Oh, come on, is it just the brain drain? Is it not the brain gain which has taken place? That we have sent such fantastic ambassadors abroad that you are representing our country in every nook and corner of the world. Is this the brain drain? And if this is the brain drain, then we would like to continue with this brain drain for an indefinite period of time. और इसके अलावा हुकूमत का एक ये भी स्टैंस होता है जो बाद में शहबाज शरीफ ने कहा कि देखो रिकॉर्ड 4.1 बिलियन डॉलर्स की रेमिटेंस भेजी है इस महीने ओवरसीज पाकिस्तानियों ने। तो जहां ये इकोनॉमी के लिए फ़ायदेमंद होता है, अगर यही अच्छे सेटअप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान में अच्छी कंपनीज हो, पाकिस्तान में बिजनेस एनवायरनमेंट हो, तो ये लोग पाकिस्तान में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन हुकूमत इस चीज़ पर खुश होती है कि देखो बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने भेज दिए क्योंकि उन्होंने अपने घर वालों को सपोर्ट करना होता है। और जितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जा रहे हैं तो जाहिर बात है बड़े नंबर्स ही आएंगे। उन्होंने वो पैसे हुकूमत के लिए तो नहीं भेजने होते, वो तो घरों में भेजते हैं अपने। तो जितने ज़्यादा लोग हो रहे हैं उतनी ही रेमिटेंसेस भी बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर आर्मी चीफ ने जो कहा कि ये ब्रेन गेम है, इससे भी मैं थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट करना चाहूँगा क्योंकि ब्रेन ड्रेन आप ब्रेन गेन तब कह सकते हैं जब आपके मुल्क में आइडियल हालात हों, जब लोग बेबसी की हालत में मुल्क छोड़कर ना जा रहे हो। इस वक्त आप यूथ से पूछ लें, वो कहते हैं जी पाकिस्तान फारिग है, पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, बाहर जाओ। हर बंदा, मतलब ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है, हर बंदा बाहर जाने को रो रहा है कि जी मैं उधर चला जाऊं। यूके की कोई तस्वीर लगा दे, लोगों के नीचे कमेंट्स आ जाते हैं भाई लकी हो आप, बहुत ज्यादा लकी हो। हालांकि उसकी हालत पूछो कि वो वहां पे क्या कर रहा है, पता नहीं वो कब्रें खोद रहा होगा या टॉयलेट साफ कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पर लोग उसको ऐसा रोमांटिसाइज करते हैं कि जी वहां पे आइडियल जिंदगी गुजार रहा होगा वो। लेकिन क्या है जी, पूरी कौम लगी हुई है हमने बाहर जाना है, बाहर जाना है, बाहर जाना है। और ये ज्यादा पिछले कई सालों में हम ये फिनोमिना देख रहे हैं जब से पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हुई है, जब से ये सख्त कवानीन आ रहे हैं, पीका का कवानीन, लोगों को उठा लिया जाता है, फिर आपके स्टेट ऑफिशियल्स उन पर आप तनकीद नहीं कर सकते, उस हवाले से भी बिल आ गए हैं। तो जिस तरह पाकिस्तान के लोगों के लिए स्पेस कम की जा रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, और बाहर से आवाजें भी उठती रहती हैं, किसी भी वक्त आपके घर छापा मारा जा सकता है। तो इन चीजों से तंग आकर लोग बाहर जा रहे हैं। तो इसीलिए हम इसको ब्रेन ड्रेन ही कहेंगे कि जब टैलेंटेड लोग फैसला कर लेते हैं कि हमने इस मुल्क में नहीं रहना। हाँ, अगर वो कोई पार्टनरशिप की गर्ज से जा रहे हैं कि यार मैं चाइना जाऊंगा, अमेरिका जाऊंगा, किसी बिजनेसमैन के साथ इन्वेस्टमेंट लाऊंगा, वो ब्रेन गेन होगा। लेकिन एक बंदा तंग आकर बाहर जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढने जा रहा है, वो ब्रेन ड्रेन ही है। फिर आर्मी चीफ ने फेक न्यूज़ के हवाले से बातचीत की। उन्होंने कहा कि बैठे हुए हैं लोग सोशल मीडिया पर जो सारा दिन फेक न्यूज़ फैलाते रहते हैं, फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। और इस पर मैं देख रहा था ट्विटर पर काफ़ी गर्मा गर्मी चल रही थी, काफ़ी बहस हो रही थी। मतलब कुरान से ज़्यादा ट्रूथफुल चीज़ तो हमारे लिए कोई नहीं है ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। कि ऐ ईमान वालो, जब तुम्हारे पास कोई फासिक स्टोरी लेकर आता है तो तहकीक करो, ये ना हो कि तुम अपनी जहालत में किसी का नुकसान कर दो
और तुम्हें उसके ऊपर नदामत उठानी पड़े। दिस इज योर कुरान। और आपका सोशल मीडिया क्या कहता है? फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। और ये तहकीक करने की जरूरत नहीं है, बस इसको आगे चलाओ। उन्होंने हार्ड स्टेट के हवाले से अपनी पोजीशन क्लियर की। उन्होंने कहा कि हार्ड स्टेट का मतलब ये है कि अगर मुल्क कानून के मुताबिक चले, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फैसले करे और नाजायज़ उसको कोई चैलेंज ना कर सके, वो है हार्ड स्टेट। Pakistan needs to be a hard state, a country whose all institutions, whose all departments, organizations, divisions, allied departments, they are working as per the law, they are fully operational, and everything is being done as per the constitution, is a hard state. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कुदरती ज़खायर से माला माल है और इसका हमें हर वक्त शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स के असासे हैं जिनको अगर हम सही इस्तेमाल करें तो पाकिस्तान बहुत तेज़ी से तरक्की कर सकता है। उन्होंने कहा कि हमने तरक्की का सफ़र शुरू कर दिया है, बस ये देखना है कि तरक्की कितनी तेज़ हम करते हैं। The question is, how fast and how quickly can you rise? That is the question. उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान के लोग आर्मी के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था। और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है, कलमे की बुनियाद के ऊपर। अब आते हैं उन इकदामात की तरफ जो ये हुकूमत लेने की कोशिश कर रही है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को क्या क्या ऑफ़र्स दी गई हैं, शहबाज शरीफ ने क्या क्या वादे किए हैं उनसे। इस वक्त हुकूमत की बात करें तो हुकूमत काफ़ी मुश्किल में नज़र आती है। चाहे आप इन्फ्लेशन की बात कर लें, चाहे मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स की बात कर लें, उनमें कुछ बेहतरी भी आई है। जैसे हमारी स्टॉक मार्केट ऊपर गई हुई है, अभी ये ट्रम्प के टैरिफ्स की वजह से उसमें हमने देखा था एक गिरावट आई थी। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान की जो बिजनेस आउटलुक होती है उनमें भी बेहतरी आ रही है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की जानिब से। IMF ने भी कहा है कि मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, लेकिन कोई भी जियोपॉलिटिकल इवेंट इसको ख़राब कर सकता है और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का भी एक ख़तरा है। यानी हुकूमत इस वक्त बड़े ही एक शेकी माहौल में चल रही है, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि ये एफर्ट्स कर रहे हैं कि अपनी हुकूमत की जो क्रेडिबिलिटी है उसको लोगों की नज़र में मजबूत कर सकें। बेसिकली अपोजिशन और इमरान खान का जो नैरेटिव था उसको आहिस्ता आहिस्ता किल करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान की कोई आवाज़ बाहर ना आए, उनको बाहर ना आने दिया जाए। और पिछले दिनों जो एक अमरीकी वफ्द आया हुआ था जिसने इमरान खान से मुलाकात करनी थी, उनको भी मुलाकात नहीं करने दी गई, बल्कि सारी लाइमलाइट हुकूमत ने खुद ले ली। फिर मिनरल्स कॉन्फ्रेंस करवाई। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से डिफरेंट टॉपिक्स पर बातचीत भी चल रही है, जिनमें मिनरल्स भी शामिल है, जिनमें दहशतगर्दी पर ताउन भी शामिल है। और अब ये ओवरसीज़ को वू करने की कोशिश करें, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। और इनके हवाले से भी हुकूमत का ये ख्याल है कि ये ज़्यादातर इमरान खान के सपोर्टर्स थे, जो कि हैं भी, और अब उनको अपनी तरफ करने की कोशिश की जा रही है। और इस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि जो इन्फ्लुएंशियल पाकिस्तानीज हैं यूएस के अंदर, उनको भी किस तरह डिवाइड किया गया। ये वीडियो आप लाजमी देखिए कि किस तरह हुकूमत ने अपनी चालों के ज़रिए उनमें एक डिवाइड क्रिएट की है और बहुत से लोगों को अपनी तरफ किया है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हुकूमत बहुत एफर्ट्स कर रही है कि अपनी क्रेडिबिलिटी को कायम करें और ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर इवेंट्स करवाने की कोशिश की जा रही है। अमरीकियों से इंगेज किया जा रहा है, चाइनीज़ से इंगेज किया जा रहा है और दूसरे जो रीजनल ममालिक हैं उनसे भी। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर पैकेज निकाल दिया है, जिसके तहत उनको हर तरह का माहौल फराहम किया गया है कि वो पाकिस्तान में इंजॉयमेंट करें। मतलब उनको कहा गया है कि पाकिस्तान आपके लिए जन्नत है। इस हुकूमत ने हर तरह की एंटिटी को खुश करने की कोशिश कर ली है सिवाय पाकिस्तान के अवाम के। इन्होंने अमेरिका को खुश कर लिया है, इन्होंने चाइना को हर तरह की ऑफर कराई है, रूस को कराई है, अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को करा रहे हैं। नहीं करा रहे तो अपने मुल्क के अंदर बैठे हुए लोगों को, उनको कोई ऑफर नहीं करा रहे, बल्कि उनके ऊपर डंडा चलाया हुआ है।
तरक्की का सबसे पहला असूल ये होता है कि मुल्क के अंदर बैठे हुए लोग वो फ्लरिश करें। उनको अगर आपने दबाया हुआ है और बाकी दुनिया को आप इनवाइट कर रहे हो, ये मिनरल्स फोरम, ये ओवरसीज पाकिस्तानी, ये कुछ भी नहीं कर सकते आपके मुल्क का। जब तक मुल्क के अंदर के लोगों के काम नहीं चलेंगे, जब तक उनके बिजनेस नहीं चलेंगे, जब तक उनके पास रोटी, कपड़ा, मकान, इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट नहीं होगा और किसी इख्तलाफ की बेस पर उन्हें गायब नहीं कर दिया जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जॉब कोटाज निकाले जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कोटाज निकाले जा रहे हैं, उनके बच्चों को इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं कि जो उनके बच्चे होंगे उनको हम वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे, उनको टेक्निकल ट्रेनिंग देंगे, उनके लिए वजीफे लगाए जाएंगे और उनको पाकिस्तान आने पर हर तरह की सहूलत फराहम की जाएगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों की तादाद तकरीबन 10 मिलियन से ज़्यादा है जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, यानी 1 करोड़ से ज़ायद। और इस कन्वेंशन में 1200 यानी 1200 लोगों ने शिरकत की जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो लीगल मसाइल हैं उनके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाने का ऐलान किया है शहबाज शरीफ साहब ने। यानी अगर आपको कानून की ज़रूरत पड़े तो आपके लिए अलहदा कोर्ट्स हों। अगर आपकी ज़मीन पर किसी ने कब्ज़ा कर लिया, अगर आपके बच्चों को कोई तंग कर रहा है या कोई और मसला आप पाकिस्तान में लीगली फेस कर रहे हैं तो कोई टेंशन ही नहीं है आपको। और उन्होंने कहा कि हम नादरा के ज़रिए आपका डेटाबेस बना रहे हैं ताकि ऑटोमेटिकली हमारे पास सबके फैक्ट्स एंड फिगर्स हों कि कौन कहाँ पर है, कौन पाकिस्तान में लैंड कर रहा है और कितना ताल्लुक है उसका पाकिस्तान से, ताकि हम आपके मसले आसानी से हल कर सकें। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इनके बच्चों के लिए 5% कोटे का ऐलान किया गया है, तकरीबन 10,000 सीट्स यूनिवर्सिटीज़ में। इनको टैक्स में छूट फराहम की गई है और ओवरसीज पाकिस्तानीज FBI की जानिब से फाइलर्स कंसीडर किए जाएंगे शहबाज शरीफ के मुताबिक। उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया कि पिछले महीने $4.1 बिलियन रेमिटेंस भेजी है पाकिस्तान में और उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस फिस्कल ईयर में ओवरऑल रेमिटेंसेस $38 बिलियन को पहुंच जाएंगी। 14 अगस्त में ओवरसीज पाकिस्तानीज को सिविल अवार्ड से नवाजा जाएगा। मतलब ये हुकूमत पाकिस्तान में इकॉनमी के लिए कुछ भी करने को तैयार है जब ये देख रहे हैं कि इकॉनमी प्रॉपर नहीं चल पा रही, लेकिन जो की फार्मूला है वो उसको अप्लाई नहीं कर रहे और वो ये कि लोगों को ये थोड़ा खुश कर दें, लोगों को काम करने की आज़ादी दें, लोगों पर ज़रा कदगने कम करें। वो नहीं कर रहे, बाकी सब कुछ कर रहे हैं, बाकी पूरी दुनिया को खुश किया जा रहा है, लेकिन जो 24 करोड़ आवाम बैठे हुए हैं मुल्क के अंदर वो पिसे हुए हैं। तो कैसे तरक्की होगी फिर? बाहर के लोग कैसे तरक्की कर सकते हैं? बाहर के लोग जहां भी बैठे हुए हैं, चाहे वो अमेरिकन हैं, चाइनीज़ हैं या ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनके लिए पहली प्रायोरिटी वो जगह है जहां वो रहते हैं, जहां पर उनके बच्चे हैं, जहां पर उनके बिजनेसेस हैं, जहां पर उनकी हुकूमतें हैं। लेकिन हमारी हुकूमत कहती है कि बाहर से लोग आकर मसले हल करें, हमने अपने लोगों को कुछ नहीं देना। चलो ये ट्राई करके भी देख लें। आर्मी चीफ की भी उन्होंने बड़ी तारीफ की। उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर साहब मैन ऑफ वर्ड्स हैं और इनकी कैपेबिलिटीज़ अनमैच्ड हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का दिफा इनके हाथों में नाकाबिले तस्खीर है और उन्होंने कहा कि हर किस्म के दुश्मन को पाक आर्मी क्रश करने की एबिलिटी रखती है। इसके अलावा गज़ा और कश्मीर के हवाले से भी शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के स्टैंस को दोहराया कि हम गज़ा और कश्मीर के मजलूम मुसलमानों के साथ खड़े हैं। गज़ा की बात करें तो इस हवाले से आर्मी चीफ ने भी आवाज़ उठाई है। उन्होंने कहा कि स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल टर्म्स में हमने इसकी कंडेमनेशन की है और हम अपने गज़ा के भाइयों के साथ खड़े हैं। To the Muslims of the Gaza also, every kind of support that has been extended, and it is Pakistan in the strongest possible words have been used by Pakistan for the Muslims of the Gaza and Palestine. शहबाज शरीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानी से रिक्वेस्ट की कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बढ़ा दें, मैं खुद आपकी इन्वेस्टमेंट को देखूंगा, मैं CEO हूँगा उसका। तो बेसिकली ये सारी वॉर ऑफ नैरेटिव है, ये ऑपोजिशन और इमरान खान के नैरेटिव को क्रश करने की भी एक कोशिश है हुकूमत की जानिब से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ज़्यादा एंटिटीज़ से इंगेज करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ करें। और ये एक बहुत बड़ा स्टेप है हुकूमत का कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। हर तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है उन्हें, हर तरह से। और एक पैगाम उनके लिए ये भी है कि आप जो बाहर बैठे इमरान खान की रिहाई के मुतालबे करते हो, आप उसको भूल जाओ, आप अपने और अपने बच्चों के फ्यूचर का सोचो। You are the light of Pakistan, which shines onto many countries of the globe. And the way that you are contributing for your country in the form of the remittances, investments through multiple channels, that show that how much of love that you have for your country. हमारे beloved जो overseas हैं, because आप एक different तहजीब में रहते हैं, don't you ever forget that you belong to a superior
सुपीरियर आइडियोलॉजी, अ सुपीरियर कल्चर। जो इकबाल ने भी कहा था ना, अपनी मिल्लत पर कियास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। इसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के भी काफ़ी गिले शिकवे हैं। वो कहते हैं कि इसकी क्या गारंटीज़ हैं कि ये जो पॉलिसीज़ हैं ये हमेशा रहेंगी, और वो यही बात करते हैं कि हमें इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी पर यकीन नहीं है। जिस तरह पूरी दुनिया में बात होती है ना, अमेरिकन क्रेडिबिलिटी बड़ी मुतासिर हुई है, इस तरह इस हुकूमत की भी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर काफ़ी डेंट डले हुए हैं। तो जब तक उन डेंट्स को साफ़ नहीं किया जाता, इस हुकूमत पर यकीन करना बहुत से लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है कि इस हुकूमत की बात को कैसे यकीन करें जो किसी भी वक्त किसी के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई कर सकती है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके ख्याल में इन इक़दामात के ज़रिए क्या हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की मेजॉरिटी को अपनी साइड पर कर सकती है, या वो ज़्यादातर इमरान खान के साथ खड़े हैं? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए।